अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के स्तर से हल नहीं कर सकते जिससे हमने उन्हें बनाया है। बदलती दुनिया में शायद यही बात देशों की विदेश नीति पर भी लागू होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सोच बदलनी पड़ती है। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ही बदलते समीकरण पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो भारत के पड़ोस और उसकी विदेश नीति के लिए कह सकते हैं नए आयाम जोड़ रहा है। जी बिल्कुल। ये एक उभरता हुआ और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ, और ये विषय सिर्फ वैश्विक राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए बल्कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी खास तौर पर प्रासंगिक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफी अहम है ये। आज का हमारा फोकस है दक्षिण एशिया में तुर्की का बढ़ता रणनीतिक प्रभाव, विशेष रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ उसके जो गहरे होते रिश्ते हैं और भारत के लिए इसकी क्या मायने हैं। हमारी ये चर्चा हाल ही में द प्रिंट में प्रकाशित एक विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है और हमारा मकसद है तुर्की के इन कदमों के पीछे की रणनीति, उसके कारण और भारत के पड़ोस में जो ये नई जटिलता उभर रही है उसे थोड़ा परत दर परत समझना। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो तुर्की है, भारत का सीधा पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन पिछले लगभग 2 दशकों में और खासकर राष्ट्रपति एर्दोगन के नेतृत्व में उसने दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी, अपना प्रभाव रणनीतिक रूप से काफी बढ़ाया है। हाँ, ये साफ दिख रहा है। इसे अक्सर उनकी नव ओटोमन विदेश नीति का हिस्सा माना जाता है। आप इस नव ओटोमन विचार को थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? क्या ये सिर्फ पुराने ओटोमन साम्राज्य के इलाकों तक ही सीमित है या इसके कुछ और गहरे मायने भी हैं? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नव ओटोमन विदेश नीति सिर्फ भौगोलिक विस्तार या पुराने साम्राज्य की नकल नहीं है। हाँ, इसमें उन क्षेत्रों में रुचि जरूर शामिल है जो कभी ओटोमन प्रभाव में थे, लेकिन इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है जिसमें वो एक प्रमुख क्षेत्रीय और कह सकते हैं वैश्विक शक्ति बनना चाहता है। इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का इस्तेमाल सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए करना, मुस्लिम दुनिया में एक तरह की नेतृत्व भूमिका निभाने की कोशिश करना और अपनी विदेश नीति को पश्चिम पर जो अत्यधिक निर्भरता थी उससे निकालकर ज्यादा स्वतंत्र और विविध बनाना शामिल है। तो ये सिर्फ जमीन की बात नहीं बल्कि प्रभाव, विचारधारा और वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो ये काफी मल्टी डायमेंशनल रणनीति है और इसका एक ठोस उदाहरण शायद पाकिस्तान के साथ तुर्की के लगातार मजबूत होते संबंध है। बिल्कुल। ये रिश्ते तो काफी पुराने हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इनमें एक नई तेजी देखने को मिली है, खासकर रक्षा क्षेत्र में। बिल्कुल। पाकिस्तान और तुर्की के बीच ऐतिहासिक रूप से गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में खासकर एर्दोगन के दौर में ये एक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं और रक्षा सहयोग इसका सबसे साफ सबूत है। हाँ, जैसे वो खबर थी कि मई में भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना ने तुर्की निर्मित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जी, और खबरों के मुताबिक ये संख्या 300-400 तक हो सकती है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों के खिलाफ किया गया। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2018 से दोनों देश नियमित रूप से अतातुर्क जिन्ना नाम से संयुक्त सैन्य और आतंकवादी रोधी अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा, अतातुर्क जिन्ना। हाँ, ये अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच तालमेल इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन भारत के लिए शायद इससे भी ज्यादा चिंता की बात तुर्की का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करना है। हाँ, वो तो है। ये समर्थन अक्सर कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर होता है, जहाँ तुर्की स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का पक्ष लेता दिखता है। ये भारत के लिए एक सीधी कूटनीतिक चुनौती है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुखर समर्थन निश्चित रूप से भारत के लिए असहज स्थिति पैदा करता है, लेकिन जैसा कि आपने पहले इशारा किया, तुर्की की नजर सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि हाल के वर्षों में बांग्लादेश के साथ भी उसके संबंधों में काफी तेजी आई है, खासकर पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के हटने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के आने के बाद। क्या ये बदलाव एक नया मोड़ साबित हुआ है? ऐसा लगता तो है। हालांकि तुर्की और बांग्लादेश के बीच संबंध पहले से ही विकसित हो रहे थे, लेकिन यूनुस सरकार के आने के बाद इसमें एक नई गति देखने को मिली है, खासकर रक्षा क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र में? जी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जुड़ाव अब सिर्फ सैन्य उपकरणों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रक्षा उद्योग में सीधे सहयोग तक पहुंच गया है। अच्छा। और ये दक्षिण एशिया की जो पहले से ही जटिल सुरक्षा स्थिति है उसमें एक और महत्वपूर्ण परत जोड़ रहा है। रक्षा उद्योग में सीधा सहयोग, इसका क्या मतलब है? कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
जरूर। इसी साल जुलाई में बांग्लादेश ने एक बड़ी घोषणा की। उसने बताया कि वो तुर्की के सहयोग से चटगांव और नारायणगंज में 2 रक्षा औद्योगिक परिसर स्थापित करेगा। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ हथियार खरीदने से एक कदम आगे है। ये स्वदेशी उत्पादन क्षमता विकसित करने की दिशा में एक प्रयास है, जिसमें तुर्की एक प्रमुख भागीदार बन रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश तुर्की से सैन्य उपकरणों की खरीद लगातार बढ़ा रहा है। इसमें वो बायरक्तार TB2 ड्रोन्स जो काफी मशहूर हुए हैं। हाँ, बायरक्तार। जी, फिर TRG-300 काप्लन रॉकेट सिस्टम, कोबरा 2 जैसी बख्तरबंद गाड़ियां और बोरान होवित्जर तोपें शामिल हैं, जो पहले ही खरीदी जा चुकी हैं। लेकिन अब बात इससे भी आगे बढ़ रही है। इससे भी आगे और क्या हो रहा है? एक बेहद महत्वपूर्ण और कह सकते हैं रणनीतिक रक्षा सौदा अब अंतिम चरण में बताया जा रहा है। अच्छा, कौन सा सौदा? इसके तहत बांग्लादेश तुर्की से सिपर नाम की लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली हासिल करेगा। सिपर, ये मैंने सुना नहीं है। हाँ, ये तुर्की की अपनी महत्वाकांक्षी वायु रक्षा परियोजना का हिस्सा है और इसे रूसी S-400 या अमेरिकी पैट्रियट जैसी प्रणालियों के समकक्ष माना जाता है। अगर ये सौदा होता है तो ये बांग्लादेश की वायु रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि होगी। ओह, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, ये तो वाकई एक बड़ा डेवलपमेंट लगता है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश अपने एयर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत उन्नत तकनीक हासिल कर रहा है। बिल्कुल, और इस सौदे में सिर्फ सिपर प्रणाली ही नहीं बल्कि तुर्की के लड़ाकू ड्रोनों का बांग्लादेश में सह उत्पादन को प्रोडक्शन भी शामिल होने की बात है। को प्रोडक्शन भी, वाह। जी, सह उत्पादन का मतलब है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय स्तर पर निर्माण क्षमता का विकास। ये तुर्की के लिए भी एक बड़ी जीत होगी क्योंकि ये उससे एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, ये सब तुर्की के किन बड़े लक्ष्यों की ओर इशारा करता है? सिर्फ हथियार बेचना ही तो मकसद नहीं होगा, जैसा आपने कहा। नहीं, निश्चित रूप से नहीं। ये तुर्की की कई महत्वाकांक्षाओं को एक साथ साधने की कोशिश है। पहला, जैसा मैंने कहा, अपनी बढ़ती सैन्य शक्ति और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन। दूसरा, खुद को एक वैश्विक रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करना। वो रूसी और पश्चिमी देशों के रक्षा उपकरणों का एक कह सकते हैं व्यवहारिक विकल्प पेश करना चाहता है, खासकर विकासशील देशों के लिए। उनका घोषित लक्ष्य है 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 रक्षा निर्यातकों में शामिल होना। टॉप 10। जी, बांग्लादेश ऐसा बड़ा सौदा इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और तीसरा, ये उसकी व्यापक विदेश नीति का हिस्सा है जिसमें वो अलग-अलग क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। ये तो हुई रक्षा और रणनीतिक साझेदारी की बात, लेकिन आपने पहले सॉफ्ट पावर और वैचारिक पहलू का भी जिक्र किया था। क्या तुर्की के दक्षिण एशिया, खासकर बांग्लादेश के साथ जुड़ाव में इसका भी कोई रोल है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका एक प्रमुख उदाहरण रोहिंग्या शरणार्थी संकट है। अच्छा, रोहिंग्या मुद्दा। जी, तुर्की म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा का बेहद मुखर आलोचक रहा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आवाज उठाई है। और क्या उसने जमीनी स्तर पर भी कुछ किया है? हाँ, तुर्की की सरकारी सहायता एजेंसी है टीका। उसने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में काफी महत्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान की है, खाना, दवाइयां, रहने की जगह वगैरह। राष्ट्रपति एर्दोआन ने खुद इस मुद्दे को OIC जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमुखता से उठाया है। इतना ही नहीं, 2017 में तुर्की की प्रथम महिला एमिन एर्दोआन और तत्कालीन विदेश मंत्री मेवलूत चावुशोग्लू ने खुद बांग्लादेश जाकर शरणार्थी शिविरों का दौरा किया था। अच्छा, खुद गए थे वो लोग? जी, ये एक तरह से रोहिंग्या समुदाय के प्रति समर्थन का एक शक्तिशाली प्रतीक था। तुर्की लगातार कहता रहा है कि वो उनकी मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो रोहिंग्या मुद्दे पर इस सक्रियता के जरिए तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया के एक पैरोकार के रूप में पेश कर रहा है। इसके क्या रणनीतिक मायने हो सकते हैं? इसके कई गहरे रणनीतिक मायने हैं। पहला, जैसा आपने कहा, ये तुर्की को वैश्विक स्तर पर खासकर मुस्लिम बहुल देशों में मानवाधिकारों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के रक्षक के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि इसके जरिए तुर्की मुस्लिम दुनिया में पारंपरिक रूप से नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले सऊदी अरब जैसे देशों को एक तरह से चुनौती दे रहा है। अच्छा, सऊदी अरब को चुनौती? हाँ, क्योंकि सऊदी अरब और UAE जैसे देश रोहिंग्या मुद्दे पर उतने मुखर नहीं रहे हैं जितने तुर्की। इस तरह तुर्की खुद को एक ज्यादा सक्रिय मुस्लिम नेता के तौर पर पेश कर रहा है। और क्या इसका बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति से भी कोई संबंध है? कुछ रिपोर्ट्स और विश्लेषण इस ओर इशारा करते हैं।
तुर्की पर बांग्लादेश में कथित तौर पर कुछ इस्लामवादी समूहों का समर्थन करने के आरोप भी लगते रहे हैं। ओह, उदाहरण के लिए 2016 में जब बांग्लादेश ने 1971 के युद्ध अपराधों के दोषी और जमाते इस्लामी के एक प्रमुख नेता को फांसी दी, तो तुर्की ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उसने ढाका से अपने राजदूत को अस्थायी रूप से वापस बुला लिया था और राष्ट्रपति एर्डोआन ने खुद सार्वजनिक रूप से निंदा की थी। ये तो काफी बड़ा कदम था। हाँ, ये बांग्लादेश के आंतरिक न्यायिक मामलों में एक असामान्य हस्तक्षेप था। और हाल ही में एक और घटना हुई। हाँ, एक एनजीओ है टर्किश यूथ फेडरेशन, जिसके तार तुर्की से जुड़े बताए जाते हैं। उससे जुड़े एक समूह सल्तनत बांग्ला ने एक नक्शा प्रसारित किया। नक्शा? कैसा नक्शा? इस नक्शे में एक तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश दर्शाया गया था, जिसमें भारत का पश्चिम बंगाल और पूरा नॉर्थ ईस्ट शामिल दिखाया गया था। क्या? ये तो बहुत ही विवादास्पद है। जी बिल्कुल। और इस विवादास्पद नक्शे पर बांग्लादेश सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए और भारत में चिंताएं पैदा की। जाहिर है। और यूनिस सरकार का तुर्की के प्रति झुकाव, क्या इसे भारत के लिए किसी तरह के संदेश के रूप में देखा जा सकता है? कुछ विश्लेषक ऐसा मानते हैं। ऐसा लगता है कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार तुर्की और ओआईसी के अन्य सदस्य देशों से समर्थन हासिल करने के लिए उत्सुक है। इसे कुछ हद तक भारत के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। शायद ये दिखाने के लिए कि बांग्लादेश के पास भारत के अलावा भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदार हैं। और तुर्की के पारंपरिक पाकिस्तान समर्थक रुख को देखते हुए भारत में कुछ हलकों में इस बात की आशंका जरूर है कि तुर्की बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकी कहीं भविष्य में भारत के खिलाफ एक रणनीतिक संरेखण का रूप न ले ले। समझ गया। ये तो दक्षिण एशिया की बात हुई, लेकिन क्या तुर्की का ये बढ़ता प्रभाव सिर्फ इसी क्षेत्र तक सीमित है या ये उसकी किसी बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है? ये निश्चित रूप से तुर्की की एक व्यापक एशिया की ओर धुरी, या कह सकते हैं अपनी विदेश नीति के विविधीकरण की रणनीति का हिस्सा है। एशिया की ओर धुरी? जी। जुलाई 2024 में राष्ट्रपति एर्दोआन का एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, हम न तो पश्चिम के लिए पूर्व से मुंह मोड़ते हैं, न ही पूर्व के लिए पश्चिम की उपेक्षा करते हैं। अच्छा, मतलब संतुलन साधने की कोशिश। बिल्कुल। ये साफ संकेत है कि वो पारंपरिक रूप से पश्चिम यानी नाटो और यूरोप पर केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर एक अधिक संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति अपना रहे हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करना शामिल है। इसी व्यापक रणनीति के तहत तुर्की अब हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भी अपनी रुचि स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है। हिंद महासागर में? जी। उनकी 2015 की नौसेना रणनीति और हालिया 2023 के राष्ट्रीय विदेश नीति दस्तावेज, दोनों में हिंद महासागर क्षेत्र को रणनीतिक महत्व का क्षेत्र बताया गया है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि तुर्की का लक्ष्य IOR में लॉजिस्टिक बेस और स्थानीय बंदरगाह सुविधाएं प्राप्त करके अपनी नौसेना की पहुंच बढ़ाना है। लॉजिस्टिक बेस और बंदरगाह सुविधाएं, ये तो भारत के सामरिक हितों के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल। ये सब वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बड़े बदलावों से जुड़ा है। शक्ति का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। तुर्की इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी भूमिका देख रहा है और एक व्यवहारिक विदेश नीति अपना रहा है। हिंद महासागर में उसकी बढ़ती दिलचस्पी इसी व्यवहारिक और महत्वाकांक्षी विदेश नीति का प्रमाण है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? साफ तौर पर ये भारत के पूर्वी पड़ोस में एक नए और शायद कुछ हद तक अप्रत्याशित खिलाड़ी का उदय है। हाँ, अप्रत्याशित शायद सही शब्द है। भारत पिछले कई दशकों से अपने पड़ोस में चीन की बढ़ती उपस्थिति और उसकी चुनौतियों से निपटने का आदी रहा है। चीन एक जाना पहचाना प्रतिद्वंदी है, भले ही जटिल हो। हाँ। लेकिन तुर्की का इस क्षेत्र में इस तरह से प्रभाव बढ़ाना भारत के लिए कुछ हद तक टेरा इनकॉग्निटा, यानी एक अनजान या कम समझे हुए क्षेत्र जैसा हो सकता है। उनकी मंशाएं, उनकी क्षमताएं, उनकी लंबी रणनीति, इन सबको समझना भारत के नीति निर्माताओं के लिए एक नई चुनौती होगी। खासकर वो बांग्लादेश वाला रक्षा सौदा। जी बिल्कुल। खासकर बांग्लादेश के साथ होने वाला ये संभावित साइपर मिसाइल रक्षा प्रणाली और लड़ाकू ड्रोन सह उत्पादन का सौदा, अगर ये पूरा हो जाता है तो ये दक्षिण एशिया में तुर्की के प्रभाव को निर्णायक रूप से स्थापित कर देगा।
ये न सिर्फ बांग्लादेश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि तुर्की को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक भागीदार के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बांग्लादेश ये कदम सिर्फ चीन पर अपनी रक्षा निर्भरता कम करने के लिए उठा रहा हो, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? ये संभव है और बांग्लादेश के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। ढाका शायद अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाना चाहता है ताकि वो किसी एक देश, खासकर चीन पर ज्यादा निर्भर ना रहे। ये उसकी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश हो सकती है। लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो भले ही मंशा चीन को संतुलित करना हो, नतीजा ये है कि एक और बाहरी शक्ति जिसका पाकिस्तान के साथ गहरा गठजोड़ है और जिसका भारत के प्रति रुख हमेशा दोस्ताना नहीं रहा है, उसके पड़ोस में अपनी सैन्य और रणनीतिक उपस्थिति बढ़ा रही है। सही बात है। उम्मीद है कि ये रक्षा सौदा इसी साल यानी 2024 के अंत तक हो सकता है। इससे बांग्लादेश को अपना पहला एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क मिलेगा। ये इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तो भारत के लिए चुनौती दोहरी है। जी बिल्कुल। उसे न केवल चीन जैसी स्थापित शक्तियों का मुकाबला करना है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि तुर्की जैसी नई और उभरती ताकतें उसके पड़ोस में इतनी आसानी से अपनी जड़ें ना जमा लें कि वे भविष्य में भारत के हितों के लिए खतरा बन सकें। सिर्फ प्रतिक्रिया देना काफी नहीं होगा। भारत को इस बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य में एक ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी होगी, प्रोएक्टिव कदम उठाने होंगे। तो संक्षेप में कहें, अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तुर्की अपनी नवो ऑटोमन महत्वाकांक्षाओं, रक्षा निर्यात बढ़ाने की इच्छा, वैश्विक मुस्लिम मुद्दों पर नेतृत्व की भूमिका निभाने की कोशिश और अपनी विदेश नीति को एशिया की ओर मोड़ने की रणनीति से प्रेरित होकर दक्षिण एशिया में, खासकर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में अपना रणनीतिक विस्तार कर रहा है। हाँ बिल्कुल। और इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और जटिल हो गई है, जो भारत के लिए नई और बहुस्तरीय चुनौतियां पेश कर रही है। बिल्कुल। और यहाँ एक अंतिम विचारणीय प्रश्न उभरता है जो शायद तात्कालिक चुनौती से थोड़ा आगे का है। हाँ। पूर्व और पश्चिम के बीच संतुलन साधने की कोशिश करते हुए रक्षा सौदों, आर्थिक समझौतों और वैचारिक पैरोकारी के मिश्रण के माध्यम से एक विशिष्ट क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव को आगे बढ़ाने का तुर्की का ये जो मॉडल है, ये भविष्य की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बारे में क्या संकेत देता है? क्या ये अन्य उभरती शक्तियों द्वारा अपनाए जा सकने वाले कूटनीतिक और रणनीतिक उपकरणों का एक खाका पेश करता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी विचार विमर्श और विश्लेषण की जरूरत होगी, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये पूरा घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, भारत का पड़ोस, क्षेत्रीय सुरक्षा और बदलती वैश्विक व्यवस्था जैसे विषयों को समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स दोनों के लिए प्रासंगिक है। विभिन्न देशों की रणनीतियों, उनके आपसी संबंधों और भारत पर उनके प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना परीक्षा की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। ये केस स्टडी दिखाती है कि कैसे एक गैर पड़ोसी देश भी क्षेत्रीय समीकरणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। सही कहा। हमें उम्मीद है कि द प्रिंट के विश्लेषण पर आधारित ये गहन चर्चा हमारे श्रोताओं को उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जरूर करें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी अन्य समसामयिक विषय पर ऐसी ही विस्तृत चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। जी, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।